हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था। मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बताया था कि आपको कितने इंडियाज पढ़ने हैं। आपको 3 इंडियाज इस चैप्टर में कवर करने हैं, इंडियाज 32, इंडियाज 109 और इंडियाज 107। इंडियाज 32 प्रेजेंटेशन का था, इंडियाज 109 रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट का था और इंडियाज 107 डिस्क्लोजर का था। पिछली क्लास में मैंने इंडियाज 32 शुरू किया था, उम्मीद है आपने रिवाइज किया होगा। ठीक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन का, जिसमें 4 बातें मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई थी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इक्विटी किसको बोलते हैं। ये 4 बातें हम लोगों ने समझी थी और ये पूरा के पूरे तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं चारों चीज़ों के आसपास घूमते हैं कि फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है। ठीक, सबसे पहले हमने बात की थी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम आज की बात शुरू करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करता है और अदर पार्टी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करेगा या फिर इक्विटी क्रिएट करेगा। जैसे अगर मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर लिए तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, सामने वाली कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर लिए तो मेरे लिए वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट, सामने वाली कंपनी के लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को गुड्स बेचा तो ए के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है क्योंकि पैसे लेने हैं उसको, और बी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है क्योंकि उसको पैसे देने हैं। ठीक, तो ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इसमें अब 3 चीजें निकल कर आती हैं कि फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, इन तीनों के क्या मतलब होते हैं। पहले मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूंगा। फाइनेंशियल एसेट में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं। कैश होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, contract to exchange financial asset, financial liability on condition which are potentially favorable to the entity, a derivative contract in which company is obliged to receive its own variable number of equity shares, a derivative contract in which company will receive fixed number of share for cash which is not fixed, मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन विच एंटिटी विल रिसीव या दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल अदर देन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमने बात की थी। ठीक है, फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या होता था, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर फाइनेंशियल एसेट, कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन कंडीशन विच आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। ठीक है, तो देखिए अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो हमारे लिए एसेट होगा और सिचुएशन अनफेवरेबल है तो हमारे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। फिर ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन विच एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर इट्स ओन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। और अगर फिक्स्ड अमाउंट के अलावा आप फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देने वाले हो अपने ही, तो भी वो क्या होगा, वो भी आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। ठीक है, अच्छा, इक्विटी और लायबिलिटी में जब अपने ही शेयर्स में आप सेटलमेंट कर रहे हो तो इक्विटी और लायबिलिटी में यही अंतर होता है कि इक्विटी के केस में क्या होगा, कंसिडरेशन और नंबर ऑफ शेयर दोनों ही फिक्स्ड होने चाहिए। ठीक है, और लायबिलिटी के केस में इनमें से कोई भी एक चीज अगर वेरिएबल होगी तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। अगर आपको अपने ही शेयर मिलने वाले हैं तो वो इक्विटी होगा या फिर फाइनेंशियल एसेट होगा। अगर फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास होता है तो फिर वो इक्विटी होता है, और फिक्स टू वेरिएबल या वेरिएबल टू वेरिएबल होगा तो फिर इसका मतलब क्या होगा, वो आपका फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। अगर लेने वाले हो शेयर अपने ही तो वो फाइनेंशियल एसेट, और अपने ही शेयर देने वाले हो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो इक्विटी में किसको किसको हमने डाला था, इक्विटी में होता है नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ये एक रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर। सारी एसेट में से सारी लायबिलिटी को घटा देते हैं तो जो बचता है वो इक्विटी बचता है। तो इक्विटी को अगर हम बोलें तो नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, नो कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन कंडीशन विच आर पोटेंशियली अनफेवरेबल। ठीक है, और एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन विच एंटिटी इज obliged to deliver its own fixed number of shares, fixed number of shares,
यानी कंसिडरेशन फिक्स्ड है और नंबर ऑफ शेयर देने वाले हो वो भी फिक्स्ड है, तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास होगा तो ये इक्विटी होगा। और अगर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अमाउंट मिलने वाला फिक्स्ड है और नंबर ऑफ शेयर भी देने वाले हो जो वो फिक्स्ड है, तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास होगा तो आपका ये इक्विटी होगा। ठीक है, तो यही बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। आइए जरा मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये मैंने सब आपको लिखवाया था, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है जी। उसके बाद इक्विटी क्या होता है, और इक्विटी में फिर मैंने एक नोट भी आपको लिखवाया था। देखिए एक नोट नंबर 1 लिखवाया था, ए ट्रांजैक्शन विल बी इक्विटी इफ इट पासेस फिक्स टू फिक्स टेस्ट, इट मींस नंबर ऑफ शेयर इशुएबल एंड कंसिडरेशन रिसीवेबल और पेड पेबल बोथ मस्ट बी फिक्स्ड। ये हमने बात की थी लास्ट क्लास में। चलिए एक नोट जरा और लिखेंगे, आज शुरुआत करेंगे, एक नोट और लिखेंगे, नोट नंबर 2। ठीक है, लिखेंगे फॉलोइंग आर नॉट फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं ये फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। नंबर 1, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है टू रिसीव कैश। फिक्स्ड एसेट है, आप यूज करोगे तो बेनिफिट मिलेगा, यूज नहीं करोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, रखा रहेगा वो। यहां पर नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ठीक। नंबर 2, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब गुड्स, जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए कोई गुड्स रखा हुआ है उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, या यूज करने के लिए रखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई गुड्स, तो वो भी आपका इन्वेंट्री होगा। तो देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश। जब इन्वेंट्री को सेल कर देते हो दैट इट कन्वर्टेड इनटू डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, तो वो ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन जब तक वो इन्वेंट्री रहेगा तब तक वो आपका एसेट तो है लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो भी फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ठीक है सर, उसमें तो कैश मिलता है। देखिए जब ड्यू हो जाता है, जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी किराए पर दिया, अब उसका रेंट जो है वो ड्यू हो गया, देन रेंट रिसीवेबल जो होता है वो आपका फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है। ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है। जब कोई उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा और वो आपको किराया देता है, तो जब वो किराया ड्यू होता है, तो किराया जब ड्यू होगा ना, रेंट ड्यू होगा, वो रेंट ड्यू जो है जो आप रिसीव करने वाले हो वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको पैसे जो मिलने वाले हैं, यानी प्रॉपर्टी को बेचकर आपको जो अगर पैसा मिल सकता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है अभी आपके साथ। प्रॉपर्टी यूज होती है, कोई और यूज करता है, उसके बदले वो आपको रेंट देता है। जब रेंट ड्यू होता है तो वो रेंट इज फाइनेंशियल एसेट। अगर रेंट रिसीवेबल है तो वो फाइनेंशियल एसेट है आपके लिए। ठीक है जी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आपके लिए फाइनेंशियल एसेट नहीं है। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, prepaid expenses, prepaid expenses is not a financial asset। सर क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, यहां पर है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव सर्विसेज। आपने किसी को एडवांस दे दिया, किसी अपने एम्प्लॉइज को एडवांस दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, उसके बदले या तो सर्विसेज या फिर गुड्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर होगा कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव सर्विसेज। ठीक है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव सर्विसेज होता है, कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश नहीं होता। फिफ्थ, आइए अब मैं जरा कुछ लायबिलिटी के बारे में बता दूं। ठीक है, जैसे टैक्स पेबल, टैक्स पेबल
यहां पर देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है, मतलब ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अराइज नहीं हुआ। दिस इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, दिस इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू पे कैश। मतलब लॉ की तरफ से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई है, आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर अगर पैसा कमाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ठीक है, तो दैट इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो ये आपकी लायबिलिटी तो है बट इट इज नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके, अच्छा, इसके अलावा देखिए आप कोई जो वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वारंटी, ठीक है, जो वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कैश नहीं देना होता, आपको सर्विसेज देनी होती हैं। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आपने बोल रखा है कि कभी भी प्रोडक्ट खराब हो तो मेरे पास लेकर आना, मैं रिपेयर करके दूंगा। इसका मतलब आप कैश नहीं देने वाले, आप सर्विसेज देने वाले हो। तो कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड कैश या टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। तो ये वारंटी के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये भी। अच्छा, इसके अलावा देखिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, अंडर इंडियस 37, इंडियस 37 आप पढ़ोगे, उसमें देखिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मैंने अपने कस्टमर को, यानी मेरा बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी कस्टमर आता है मैं उसको सर्विसेज दे देता हूं इवन दो नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्विसेज का नहीं है, मतलब कैश पे करने का नहीं है, यहां पर सर्विसेज का है, वो भी इंप्लाइड होता है, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, मैं पढ़ाता हूं, अब कोई बच्चा फेल हो गया, तो कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो मैं उसको फ्री में पढ़ा देता हूं अगले अटेम्प्ट के लिए, ठीक। और ऐसा मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन बच्चे आते हैं, मैं कहता हूं ठीक है पढ़ा दो, तो बच्चा एक इंप्लाइड मानकर चलता है कि चलिए ठीक है, अगर कोई हम एक अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए तो सर हमको फ्री में पढ़ाएंगे। तो यहां पर देखिए मेरा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है, यहां पर है भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ये कंस्ट्रक्टिव मतलब मैंने एक इंप्रेशन बना रखा है लोगों में ऐसा कि अगर मैं आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्री में। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है मेरी ये, टू प्रोवाइड सर्विसेज, नॉट प्रोवाइड कैश। तो ये भी मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट में नहीं आती, बिकॉज यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं होता, समझे। और भी चीजें हो सकती हैं, हम बात करेंगे आगे, फिलहाल ये है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब आप एक और हेडिंग डालेंगे और हम लिखेंगे प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी है या लायबिलिटी है, उसकी बात करते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे, 4 पॉइंट हो गए थे। आइए जरा 5वां पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5, प्रीफरेंस शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, देखो इंडिया में जो प्रीफरेंस शेयर है ना वो रिडीमेबल होते हैं, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए प्रीफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो आपके 30 साल के लिए इशू कर सकती हैं विद सम कंडीशंस, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रीफरेंस शेयर एक दिन रिडीम होना ही होना होते हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो इसलिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन अब हमारी यहां इंडियन कंपनी काम नहीं करती, या इंडिया की कंपनी जो है वो जरूरी नहीं है इंडिया में ही काम करे, विदेश में भी काम करती है, विदेशों से भी फंड उठा सकती हैं वो। अब विदेशों में हो सकता है कि इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर भी इशू होते हो, तो इसलिए हमको इवेलुएट करना पड़ेगा कि प्रीफरेंस शेयर फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फिर इक्विटी है। अगर मान लीजिए प्रीफरेंस शेयर इंडिया में इशू हुए हैं
तो वो पक्का पक्का फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होंगे, समझे। लेकिन अगर प्रीफरेंस शेयर किसी विदेशी कंट्री में इशू हुए हैं तो वो इरिडीमेबल भी हो सकते हैं। तो हमको फर्दर इवेल्युएशन करना पड़ेगा कि प्रीफरेंस शेयर इक्विटी होते हैं या प्रीफरेंस शेयर लायबिलिटी होते हैं। क्योंकि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू डिलीवर कैश है तब तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू डिलीवर कैश नहीं है तो फिर वो इक्विटी भी बन सकता है। तो आइए उसके बारे में जरा बात करते हैं, प्रीफरेंस शेयर के बारे में। तो लिखेंगे इन इंडिया प्रीफरेंस शेयर्स आर redeemable after a certain period. After a certain period. So there is contractual obligation of entity to deliver cash. Hence, it is treated as financial liability. It is treated as financial liability. ठीक है, आगे लिखेंगे बट फॉर प्रीफरेंस शेयर्स we have to further evaluate because it may be possible preference shares are issued by company other than Indian company. In other countries. ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इंडियन कंपनी ने ही किसी विदेशी कंट्री में जाकर प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिए हो, तो हो सकता है वहां इरिडीमेबल हो। तब क्या होगा, तो देखिए इस केस में क्या होगा। इन दिस केस फॉलोइंग प्रोसीजर या फॉलोइंग एनालिसिस विल बी मेड। आपको कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी। क्या एनालिसिस करनी पड़ेगी, आइए पहले हम बात करेंगे। पहले तो यह देखना पड़ेगा कि प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट नंबर 1, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स, अगर प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल है मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद जाकर उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो देखो बेटा, इसके हमें 2 पार्ट करने हैं।
इसके दो पार्ट करने हैं। अगर ऑप्शन इशूअर के पास है रिडीम करने का या ऑप्शन होल्डर के पास है रिडीम करने का, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इफ ऑप्शन टू रिडीम इज विद इशूअर। इशूअर मतलब एंटिटी, यानी जिस एंटिटी के लिए आप बात कर रहे हो। और दूसरा सिचुएशन इफ ऑप्शन टू रिडीम इज विद होल्डर। होल्डर मतलब जिसके पास प्रीफरेंस शेयर हैं। अब जैसे मैंने किसी कंपनी के प्रीफरेंस शेयर परचेज कर रखे हैं, तो मेरे लिए मैं होल्डर हूं, और जिस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो इशूअर है, ठीक है। तो यहां पर आप एक बात बताइए, अगर ऑप्शन टू रिडीम इज विद इशूअर, एक मिनट बेटा जरा, हाँ जी। तो रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर में अगर ऑप्शन इशूअर के पास है और ऑप्शन होल्डर के पास है, अब एक बात बताइए, मैं इशूअर हूं, मैंने प्रीफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, वो प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल तो हैं लेकिन मेरे ऑप्शन पर। इसका मतलब क्या मेरी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है? मैं चाहूं तो रिडीम करूं, मैं चाहूं तो रिडीम ना करूं। इसका मतलब इट इज ऑन माई विश। मैं पेमेंट को डेफर कर सकता हूं, मैं चाहूंगा तो रिडम्पशन करूंगा, चाहूंगा तो रिडम्पशन नहीं करूंगा। तो अगर इशूअर के ऑप्शन पर रिडम्पशन है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। क्यों? क्योंकि देखिए रिडम्पशन होगा, अब कब होगा पता ही नहीं है, यानी इशूअर के ऑप्शन पर है। इशूअर चाहे तो रिडीम करे, इशूअर चाहे तो रिडीम ना करे। तो इस केस में मैं तो चाहूंगा, मैं तो बार बार डेफर करता रहूंगा, मैं कहूंगा भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। आपके पास राइट ही नहीं है रिडीम करने का, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पैसे मांगने का। यानी इशूअर के पास अगर ऑप्शन है तो वो पक्का पक्का लायबिलिटी को डेफर कर सकता है। वो करे या ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो लायबिलिटी को डेफर कर सकता है। तो अगर ऑप्शन इशूअर के पास है तो आगे यहां पर लिखेंगे इट मींस देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कैश डिलीवर करने के लिए। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश, इसका मतलब ये इक्विटी होगा। अभी इसको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहां पर देखेंगे क्या डिविडेंड मैंडेटरी है या डिविडेंड भी डिस्क्रेशनरी है। मतलब क्या डिविडेंड देना मैंडेटरी है या डिविडेंड भी इशूअर के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, यानी इशूअर की इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, यानी उसकी विश पर है, उसकी डिस्क्रेशन पर है कि वो डिविडेंड दे या ना दे। तो अब यहां पर हमको फर्दर इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो डिविडेंड है उसका क्या स्टेटस है। इफ डिविडेंड इज मैंडेटरी, इफ डिविडेंड इज मैंडेटरी, और दूसरा केस लिखेंगे इफ डिविडेंड इज डिस्क्रेशनरी। डिविडेंड इज डिस्क्रेशनरी। अब यहां देखिए
नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, प्रिंसिपल के लिए, यानी जो कैपिटल का अमाउंट है उसमें इशूअर इज हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, लेकिन डिविडेंड के केस में उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, मतलब डिविडेंड मैंडेटरी है तो यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, लेकिन कैपिटल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश। तो इसका मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट इक्विटी का है और कुछ कंपोनेंट लायबिलिटी का है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट यानी इसमें दोनों चीजों के फीचर हैं, इक्विटी के भी और लायबिलिटी के भी। जो डिविडेंड पार्ट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, और जो प्रिंसिपल यानी कैपिटल का पार्ट है वो आपका इक्विटी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट के लिए, कैपिटल पार्ट के लिए देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, लेकिन जो डिविडेंड वाला पार्ट है उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, क्योंकि मैंडेटरी है डिविडेंड। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल उठता है सर इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे कि इसमें कितना लायबिलिटी है और कितना इक्विटी है, वो हम बाद में बात करेंगे, आएगा अभी आगे। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पूरा एक कॉन्सेप्ट अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिवाइड करा करेंगे कोई भी रिसीट होती है उसको इक्विटी में और लायबिलिटी में। तो अभी आप समझ लीजिए, जब कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होता है, लीजिए हाइब्रिड, जब भी कोई हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होगा यानी उसमें दो कंपोनेंट हैं, उसमें इक्विटी का कंपोनेंट भी है और उसमें लायबिलिटी का कंपोनेंट भी है, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। यानी यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए कि जो इशूअर के ऑप्शन पर प्रिफरेंशियल रिडीमेबल है, तो इशूअर के ऑप्शन पर अगर प्रिफरेंशियल रिडीमेबल है, इट मींस इशूअर हैज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो जब हमारी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होती कैश डिलीवर करने की, तो वो हमारे लिए इक्विटी बन जाता है, लेकिन यहां पर जो प्रिफरेंशियल पर डिविडेंड है वो मैंडेटरी है। तो डिविडेंड के केस में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, लेकिन कैपिटल वाले अमाउंट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है। तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो फीचर हैं, एक इक्विटी का भी है और एक लायबिलिटी का भी है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब यहां पर देखिए, डिविडेंड डिस्क्रेशनरी है, मतलब जो कैपिटल का अमाउंट था वो तो डिस्क्रेशनरी था ही, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो भी इश्यूअर के ही ऊपर है कि वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। अब ये कैसे पता चलेगा डिस्क्रेशनरी है, ये तो साफ साफ बता दे भाई कि डिस्क्रेशनरी है, या ये बोल दे कि अगर इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा तभी प्रीफरेंस को दिया जाएगा। अगर आपको एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि जब इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा तभी प्रीफरेंस को मिलेगा, इसका मतलब प्रीफरेंस का डिविडेंड भी डिस्क्रेशनरी है। क्योंकि देखिए, इक्विटी का डिविडेंड तो डेफर किया जा सकता है, जो भी एंटिटी है वो कह सकती है भाई हम नहीं बांट रहे इक्विटी को डिविडेंड, तो जब इक्विटी को नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस को भी नहीं मिलेगा, तो वो डिस्क्रेशनरी की कंडीशन में आ जाता है। मैंडेटरी क्या होता है, आप इक्विटी को डिविडेंड दो या मत दो, प्रेफरेंस पर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, यानी डिविडेंड कुमुलेटिव है। कुमुलेटिव का मतलब कि डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा, अगर किसी वजह से इस बार नहीं दे पाए तो अगली बार देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड कहां से देंगे, तो अगली बार देना पड़ेगा, वो कुमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा डिविडेंड, तो देना पड़ेगा। तो डिविडेंड राइट अगर कुमुलेटिव है, ओहो बैटरी, हाँ जी, तो डिविडेंड राइट अगर कुमुलेटिव है, कुमुलेटिव का मतलब अगर किसी ईयर किसी भी वजह से डिविडेंड नहीं दे पाए तो अगले साल जाकर आपको 2 सालों का डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर अगर 2 सालों में नहीं दे पाए तो उसके अगले साल जाकर 3 सालों का डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब डिविडेंड मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा, कुमुलेट होता रहता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको दिखे कि कुमुलेटिव डिविडेंड राइट है, इट मींस डिविडेंड मैंडेटरी है। तो अगर डिविडेंड मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, कैपिटल मैंडेटरी नहीं है, मतलब इशूअर के इंटेंशन पर है, इशूअर की डिस्क्रेशन पर है कि वो पेमेंट करे या ना करे कैपिटल का। ठीक है, तो दोनों अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट में है, डिविडेंड मैंडेटरी और जो कैपिटल वाला अमाउंट है वो डिस्क्रेशनरी, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर देखिए दोनों ही चीजें डिस्क्रेशनरी है, कैपिटल तो डिस्क्रेशनरी है ही, डिविडेंड भी डिस्क्रेशनरी है, इट मींस नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो ना यहां पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है ना यहां पर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये क्या होगा, यानी होल इंस्ट्रूमेंट इज
इक्विटी, यानी पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, इक्विटी। क्यों, बिकॉज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर डिवेंचर और प्रीफरेंशियर एक ही बात है यहां पर, अगर प्रीफरेंशियर्स रिडीमेबल हैं लेकिन रिडीमेबल इश्यूअर के ऑप्शन पर है, इश्यूअर मतलब जो एंटिटी है उसके ऑप्शन पर है, ठीक है, तो कैपिटल के लिए तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो वो कैपिटल वाला पार्ट तो इक्विटी में चला जाएगा। अब आते हैं डिविडेंड के ऊपर, अगर डिविडेंड मैंडेटरी है तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट होगा, और डिविडेंड भी डिस्क्रेशनरी है तो फिर पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। और अगर डिविडेंड मैंडेटरी है तो देखिए प्रिंसिपल पार्ट जो है वो क्या है, डिस्क्रेशनरी मतलब इक्विटी, और जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो है लायबिलिटी। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर दो कंपोनेंट हैं, एक इक्विटी का कंपोनेंट और एक लायबिलिटी का कंपोनेंट, तो इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोला जाता है। अब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कितना पार्ट कैपिटल होगा और कितना पार्ट, यानी कितना पार्ट इक्विटी होगा और कितना लायबिलिटी होगा, ये हम बाद में जाकर, अभी नेक्स्ट सेगमेंट हमारा वही आएगा आगे, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैसे हम दो पार्ट को अलग करते हैं, इक्विटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। तो अगर कैपिटल भी डिस्क्रेशनरी, डिविडेंड भी डिस्क्रेशनरी, तो पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका इक्विटी बन जाएगा। यहां पर दोनों में ही नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अब आते हैं अगर ऑप्शन टू रिडीम इज विद होल्डर। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चों जो रिडम्पशन का ऑप्शन है वो होल्डर के पास है, अब होल्डर अगर पैसे मांगने के लिए आ गया तो क्या एंटिटी मना कर सकती है, एंटिटी मना नहीं कर सकती। तो यहां पर एंटिटी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, ठीक, तो यहां लिखेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। अच्छा, जब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश होता है इसका मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो जो कैपिटल वाला अमाउंट है वो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब इसको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फर्दर एनालाइज करते हैं, और यहां लिखेंगे इफ डिविडेंड इज मैंडेटरी, अच्छा मैंडेटरी का मतलब कुमुलेटिव भी समझ लेना बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं कुमुलेटिव, ठीक है। अच्छा यहां पर भी लिख देता हूं कुमुलेटिव ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैंडेटरी का मतलब होता है कुमुलेटिव, तो अगर डिविडेंड कुमुलेटिव है, और दूसरा इफ डिविडेंड इज डिस्क्रेशनरी, अगर डिविडेंड डिस्क्रेशनरी है तो क्या होगा, मतलब नॉन कुमुलेटिव समझ लो। इस केस में देखो यहां पर जो कैपिटल वाला अमाउंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, और यहां पर देखिए डिविडेंड मैंडेटरी है तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो ये क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब डिविडेंड भी, बल्कि मैं खाली फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं लिखता, मैं लिखूंगा होल इंस्ट्रूमेंट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, होल इंस्ट्रूमेंट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। मतलब ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यहां पर जो कैपिटल है उसके लिए भी इश्यूअर कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड है टू डिलीवर कैश, और यहां पर डिविडेंड के लिए भी क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज्ड है टू डिलीवर कैश, यानी दोनों ही केसेस में उसको कैश देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अच्छा अब जरा इधर आ जाइए, यहां पर देखिए कैपिटल वाला पार्ट तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी है, तो इसमें ये इक्विटी की बात आ गई यहां पर। मतलब जब डिस्क्रिएशन पावर हो, यानी आप पेमेंट को डेफर कर सकते हो, पेमेंट को अवॉइड कर सकते हो, तो इट मींस इक्विटी।
तो यहां पर देखिए एक पार्ट है फाइनेंशियल लायबिलिटी और एक पार्ट है इक्विटी, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और ये क्या होगा? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी देखिए ये हाइब्रिड है, इसमें इक्विटी का कंपोनेंट भी है और इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी कंपोनेंट है, दोनों चीजों का कंपोनेंट है इसमें, समझे? तो जब होल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा उसमें कैपिटल भी, कैपिटल के लिए भी एंटिटी इज ऑब्लाइज टू डिलीवर कैश और डिविडेंड के लिए भी एंटिटी इज ऑब्लाइज टू डिलीवर कैश। और अगर डिस्क्रिशनरी है डिविडेंड और प्रिंसिपल के लिए यानी कैपिटल के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। अब सवाल उठता है सर क्या यही रूल डिवेंचर के लिए भी अप्लाई होगा? जी हाँ बिल्कुल, डिवेंचर के लिए भी सेम रूल है, ठीक है? उसमें इंटरेस्ट की बात आती है, यहां पर डिविडेंड है उसमें इंटरेस्ट है। तो अगर इरिडीमेबल डिवेंचर है या रिडीमेबल डिवेंचर होगा, अगर डिवेंचर रिडीमेबल है तो रिडम्पशन किसके ऑप्शन पर है देखना पड़ेगा। अगर इश्यूअर के ऑप्शन पर है तो नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। फिर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर इंटरेस्ट मैंडेटरी है तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इक्विटी, इंटरेस्ट मैंडेटरी यानी लायबिलिटी, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है? अगर दोनों ही चीजें नॉन मैंडेटरी है मतलब ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं है, प्रिंसिपल के लिए भी और इंटरेस्ट के लिए भी, यानी इंटरेस्ट डिस्क्रिशनरी है, तो ये इक्विटी की बात आ जाएगी यहां पर। इसी तरीके से अगर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिडीमेबल है तो फिर देखिए कैश जो प्रिंसिपल वाला अमाउंट है उसके लिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। फिर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट क्या है आपका मतलब जो है मैंडेटरी है, तो इंटरेस्ट अगर मैंडेटरी तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है और इंटरेस्ट के लिए भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। और अगर इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्रिशनरी है और प्रिंसिपल अमाउंट ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, तो यहाँ पर CFI यानी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलिए ये तो बात थी रिडीमेबल प्रीफरेंशियर्स। अब आते हैं इरिडीमेबल के लिए। अच्छा, जो प्रीफरेंशियर है उसमें इंटरेस्ट मानकर मतलब जो है डिवेंचर मानकर चलना कि डिवेंचर ऐसा ही ट्रीटमेंट डिवेंचर का भी होगा, सेम बिल्कुल। तो लिखेंगे नंबर इसके अंदर 2 इरिडीमेबल प्रीफरेंशियर्स। अच्छा अब बताओ इरिडीमेबल प्रीफरेंशियर में क्या एंटिटी का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश? नहीं है। तो यहां लिखेंगे, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, यानी देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश नहीं होगा वहां पर वो आपके लिए इक्विटी बन जाएगा, ठीक? लेकिन इरिडीमेबल प्रीफरेंशियर्स को भी आपको डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर इसके 2 पार्ट करूंगा मैं। डिविडेंड अगर मैंडेटरी है यानी कुमुलेटिव है, या डिविडेंड नॉन मैंडेटरी है यानी नॉन कुमुलेटिव है। अब यहां लिखेंगे इफ डिविडेंड मैंडेटरी, मतलब कुमुलेटिव है, और यहां पर डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी। अगर डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, तो वो इक्विटी है, और डिविडेंड जो है वो मैंडेटरी है तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसका मतलब ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ये हाइब्रिड होगा यानी CFI कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट।
मतलब CFI, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे इसको। अच्छा, यहां पर डिविडेंड मैंडेटरी नहीं है, तो यहां पर ना ही कैपिटल वाले अमाउंट के लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है, ना ही डिविडेंड के लिए कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। यानी दोनों ही चीजें क्या है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, होल इंस्ट्रूमेंट इज इक्विटी। पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इक्विटी, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ठीक है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट में कुछ कंपोनेंट इक्विटी का है और कुछ कंपोनेंट लायबिलिटी का है, उसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यानी उसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मिला हुआ। तो ये हम बात करेंगे आगे जाकर, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हम आगे जाकर करेंगे। बताओ बच्चों, उम्मीद है ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड। आइए प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जरा कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाता हूं। देखो जी, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, in following situation evaluate whether the preference share are an equity instrument or a financial liability to the issuer entity। आपको बताना है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी है या लायबिलिटी है। सिचुएशन 1, a company has issued 6% mandatorily redeemable preference share with mandatory fixed dividend। मतलब कैपिटल भी मैंडेटरीली रिडीमेबल है और जो डिविडेंड का रेट है यानी डिविडेंड है वो भी मैंडेटरी पेबल है। इसका मतलब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश दोनों में ही है। जो कैपिटल का अमाउंट है वो भी आपको पे करना है, कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लाइज टू डिलीवर कैश, और जो डिविडेंड है वो भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। सिचुएशन 2, a company issue non-redeemable preference share with dividend payment linked to ordinary shares। Also state whether your answer will differ if the dividend payment are cumulative। cumulative का मतलब mandatory। तो पहले पार्ट का आंसर देता हूं। irredeemable preference shares, it means no contractual obligation to deliver cash for capital amount। फिर कहते हैं डिविडेंड जो है वो ऑर्डिनरी शेयर से लिंक कर दिया, यानी इक्विटी शेयर से लिंक कर दिया कि अगर आपका इक्विटी डिविडेंड बटेगा तभी आपको प्रेफरेंस का डिविडेंड मिलेगा। तो बताइए क्या यहां पर डिविडेंड कुमुलेटिव है, यानी क्या डिविडेंड यहां मैंडेटरी है? द आंसर इज नो। इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा तभी प्रेफरेंस को मिलेगा, तो इक्विटी का डिविडेंड तो एंटिटी के अपने ऊपर है कि वो दे या ना दे। इक्विटी के डिविडेंड को वो डेफर कर सकती है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि दे या ना दे। अब जैसे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं या इरिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं तो वो होल्डर नहीं मांग सकता, कंपनी चाहे तो उनको रिडम्पशन कर सकती है, लेकिन कंपनी इज नॉट अंडर कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ठीक है, उसकी मर्जी है, वो देना चाहे तो दे दे। अब इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा तभी प्रेफरेंस को मिलेगा, इक्विटी को नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस को नहीं मिलेगा। इट मींस कंपनी इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट इक्विटी बन जाएगा, क्योंकि डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल है और जो प्रीमियम जो डिविडेंड है वो भी आपका लिंक्ड है इक्विटी शेयर से। अच्छा, दूसरे केस में कहता है, बताइए आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर डिविडेंड का पेमेंट कुमुलेटिव है, मैंडेटरी है। हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां पर देखिए कैपिटल वाले अमाउंट के लिए तो इक्विटी है बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, लेकिन जो डिविडेंड वाला पोर्शन है उसके लिए entity is under obligation to deliver cash, contractual obligation to deliver cash। तो ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, यानी CFI, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में देखिए, पहले सिचुएशन में an instrument is a contract that evidence a residual interest in the asset of an entity after deducting all of its liability। वो उसको क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, in determining whether a preference share is a financial liability or an equity instrument, an issuer assess the particular right attaching to the issuer to determine whether it exhibit
the fundamental characteristic of financial liability. Since payment of dividend and both principal is mandatory, preference share capital classified as liability. अब केस 2 में देखिए जरा, केस 2 में देखो आंसर किधर गया, ये है परपेचुअल प्रीफरेंस शेयर. परपेचुअल का मतलब इरिडीमेबल. कंटेन नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर या टू पे टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर या टू पे डिविडेंड एंड देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल, देयर शुड बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इन देयर इंटायरिटी. पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर डिविडेंड कुमुलेटिव हो, that if no dividend are paid on the ordinary share, the preference dividend are deferred, the perpetual share will be classified as equity only if dividend can be deferred indefinitely and the entity does not have any contractual obligation whatsoever to pay those dividend. A liability for dividend payable would be recognized once the dividend is declared. ठीक है जी, मतलब अगर मान लीजिए डिविडेंड कुमुलेटिव है, तो कुमुलेटिव के केस में आपका वो इक्विटी तभी होगा जब आपके पास ये राइट है कि आप पूरी लाइफ के लिए यानी हमेशा के लिए या मतलब एक इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप डिविडेंड को कुमुलेट कर सकते हो, मतलब डेफर कर सकते हो पेमेंट, तब तो वो इक्विटी होगा. लेकिन अगर आप 1 साल का डिविडेंड अगले साल आपको, या एक लिमिट है कि 3 साल के बाद तो आपको कम से कम पे करना ही पड़ेगा, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा. मतलब ये है कि आपके पास डेफर करने का ऐसा राइट ना हो कि आप इंटायरिटी मतलब इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको डेफर कर सकते हो, ऐसा राइट नहीं होना चाहिए कुमुलेटिव के केस में. कुमुलेटिव का मतलब होता है 1 साल पे नहीं किया तो अगले साल पे करना पड़ेगा, समझे, या उसके अगले साल पे करना पड़े. तो एक लिमिट तो होना चाहिए ना कि भाई 3 साल का डिविडेंड हो गया तो फिर तो देना ही पड़ेगा, तो इस केस में वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है. लेकिन मान लीजिए आपके पास कुमुलेटिव है लेकिन आपके पास ये राइट है कि हम इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको डेफर कर सकते हैं, तो फिर वो इक्विटी बन जाएगा. ठीक है, वो कहने के लिए कुमुलेटिव है लेकिन फिर वो इक्विटी का ही फीचर है उसके अंदर. बताइए, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबके. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं. 8 नंबर, सिल्वर लिमिटेड इशूड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 90. ठीक है, these shares carrying dividend 8% per annum, however dividend is paid only when Silver Limited declared dividend on equity shares. Okay, analyze the nature of the instrument. बेटा देखो, irredeemable preference shares है तो इसका मतलब इक्विटी, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, और कहते हैं डिविडेंड भी तब पे किया जाएगा जब इक्विटी को किया जाएगा. तो इक्विटी को तो डिविडेंड आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब डिविडेंड का राइट भी क्या हो गया, इक्विटी. तो दोनों ही पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, इक्विटी बन जाएगा. ठीक है, तो देखिए प्रीफरेंस शेयर शैल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, ये आंसर लिखा हुआ है. 9 नंबर, ए कंपनी इशू नॉन रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर विद मैंडेटरी फिक्स्ड डिविडेंड. इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स हैं इसका मतलब इक्विटी, और फिक्स्ड मैंडेटरी डिविडेंड है इसका मतलब लायबिलिटी. तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है यानी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, तो यहां पर देखिए आंसर भी लिखा हुआ होगा. The overall classification is that the shares are compound instrument. ये compound instrument है which may required each component to be accounted for separately. अब इसकी accounting कैसे होगी वो आगे पढ़ेंगे. compound financial instrument कैसे record होता है. तो जब hybrid instrument होता है तो उसमें 2 component होते हैं, एक equity और एक liability. A company issue non-redeemable preference share with dividend payment linked to ordinary shares. ये तो वही बात हो गई. तो क्या हो गया, इक्विटी हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि इक्विटी शेयर से आपने डिविडेंड को लिंक कर दिया. ठीक है जी, ऑर्डिनरी शेयर से, कि अगर ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर पर डिविडेंड मिलेगा तभी प्रेफरेंस पर डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज डिविडेंड नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब नॉन रिडीमेबल है तो इक्विटी. अब डिविडेंड का राइट भी आपके पास नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इक्विटी हो जाएगा. ठीक है जी, तो ये आपका हो गया प्रीफरेंस शेयर से रिलेटेड पॉइंट. अच्छा, जो मैंने पढ़ा है डिवेंचर्स के लिए भी सेम टू सेम है, समझ लो ना, जो भी पढ़ा है सेम टू सेम.
ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब प्रीफरेंस शेयर के बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। अब आते हैं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग डालेंगे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? देखो जी, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इस पर जरा एक बार पहले बात करते हैं क्या होता है। ये भी एक तरीके से इक्विटी शेयर होते हैं, समझ लो। अब इक्विटी शेयर में आपको पता है कि ये इक्विटी होता है और इक्विटी का मतलब होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट। अच्छा, रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो नेट एसेट होती है कंपनी की उसमें प्रोपोर्शनेट शेयर है आपका, प्रोपोर्शनेट शेयर्स। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं टोटल, उसमें से 10,000 शेयर्स मेरे पास हैं, तो इट मींस मेरे पास 10% हिस्सा है, मेरे पास 10% हिस्सा है उस कंपनी का। अब उस कंपनी की जो भी नेट एसेट होगी ना उसमें 10% हिस्सा मेरा है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं या इक्विटी जो होता है वो रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, और रेसिडुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एंटिटी की नेट एसेट है उसमें आपका प्रोपोर्शनेट शेयर है, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो इक्विटी जो होता है, इक्विटी शेयर्स, वो जनरली रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है उनका। लेकिन कभी कभी इक्विटी शेयर दे दिए जाते हैं विद पुट राइट। पुट राइट का मतलब हमने होल्डर को एक राइट के साथ में शेयर दे दिए और एक पुट जोड़ दिया, यानी इक्विटी शेयर तो है उसके साथ में एक पुट जोड़ दिया, और जब पुट जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। अब पुट क्या जोड़ दिया? हमने कहा हम तुमको इक्विटी शेयर्स तो दे रहे हैं, साथ में एक पुट राइट दे रहे हैं, और वो राइट इस चीज का है कि तुम जब चाहो तब आकर अपने इन शेयर्स को कंपनी को वापस कर सकते हो। यानी तुम अपने जो भी शेयर्स तुम्हारे पास हैं वो आकर तुम कंपनी को कभी भी देकर जा सकते हो। जैसे मेरे पास 10,000 शेयर हैं, तो मेरा मन नहीं है अब इन शेयर्स को रखने का, तो मैं सीधा कंपनी के पास जाऊंगा और कंपनी से कहूंगा लो भाई अपने शेयर वापस रखो, मेरे को नहीं चाहिए और मेरे को पैसे दे दो। तो कंपनी की फिर वहां पर ये ऑब्लिगेशन होगी कि मेरे को वो कंपनी कैश देगी या कोई और फाइनेंशियल एसेट देगी। ठीक है, तो जब किसी होल्डर के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे तब जाकर कंपनी को अपने शेयर वापस कर सकता है, और कंपनी को उन शेयर्स को रिपर्चेस करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा, और पैसे यानी कैश या फिर कोई और फाइनेंशियल एसेट देनी पड़ेगी, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाएगा? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। यानी होते इक्विटी शेयर्स हैं लेकिन उनके साथ में एक पुट राइट जोड़ दिया जाता है कि एंटिटी कभी भी, मतलब जो होल्डर है वो कभी भी एंटिटी के पास जाकर अपने उन शेयर्स को वापस कर सकता है, थ्रो बैक कर सकता है, इसको बोलते हैं थ्रो बैक कर सकता है या पुट बैक कर सकता है। वो जाकर पुट कर सकता है, रख सकता है, भैया लो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है मुझे नहीं चाहिए, मेरे को पैसे दे दो या कोई और फाइनेंशियल एसेट दे दो, और कंपनी की ये ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे वापस करे। तो बताइए, अगर इक्विटी शेयर विद पुट राइट अगर दे दिया जाए और एंटिटी की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, जब होल्डर आएगा उन शेयर्स को लेकर यानी थ्रो बैक करने आएगा, तो क्या एंटिटी की ऑब्लिगेशन है? तो बताइए, जब ऑब्लिगेशन आ जाए तो इक्विटी शेयर भी क्या एक फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया या नहीं? बोलो भाई, जहां ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है तो वहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब यहां पर देखिए, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का फिर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में हिस्सा नहीं है। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट का मतलब तो यह है कि भाई जिस दिन कंपनी लिक्विडेट होगी
उस दिन आपको पैसे वापस मिलेंगे, और जो उस दिन नेट एसेट होगी उसमें जितना आपका हिस्सा है उतना मिल जाएगा। लेकिन यहां तो आप कभी भी जा सकते हो कंपनी के पास और कह सकते हो भाई मेरे को पैसे दे दो, ठीक है। अब जो भी प्राइस चलता हो या जिस प्राइस पर भी कंपनी दे, वो प्राइस का अलग मैटर है कि किस प्राइस पर देगी। लेकिन कंपनी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश व्हेन द होल्डर एक्सरसाइज हिज पुट ऑप्शन। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पर कि पुट होते हुए भी वो इक्विटी ही क्लासिफाई किया जाएगा। अब वो क्या एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पुट का मतलब लिखवा दूं। पहले पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट यानी पुट ऑप्शन के साथ में भी इक्विटी शेयर होगा, फिर वो इक्विटी ही माना जाएगा। तो वो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। तो लिखेंगे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट are those instrument which give right to holder to put back its shares to company for cash or another financial asset or another financial asset। यानी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो होल्डर को राइट देता है कि वो कभी भी अपने शेयर्स को कंपनी को ले जाकर वापस दे दे, यानी पुट बैक कर दे, भाई रखो लो अपने शेयर्स, और किसके बदले? कैश के बदले या अनदर फाइनेंशियल एसेट के बदले। ठीक है, आगे लिखेंगे सो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट includes a contractual obligation for issuer to deliver cash or other financial asset। So yeah, hence it is treated as financial liability। तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है, तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है नॉर्मली, क्योंकि होल्डर के पास राइट होता है टू रिसीव कैश और इश्यूअर के पास ऑब्लिगेशन, इश्यूअर की ऑब्लिगेशन होती है टू डिलीवर कैश। तो ये आपके पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया। अब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी इक्विटी हो सकते हैं, यानी ये नॉर्मली फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। और वो एक्सेप्शन क्या है? यानी पुट का ऑप्शन होते हुए भी ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो इंड AS 32 ने कुछ कंडीशंस बताई हैं, उसने कुछ 6 कंडीशन बताई हैं टोटल मिलाकर। वो कहते हैं अगर ये 6 कंडीशन पूरी हो जाएं तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट भी इक्विटी ही कहलाएगा। और वो 6 इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, यानी 6 कंडीशन क्या है? उसमें से 4 तो ऐसी कंडीशन है जो इक्विटी शेयर की कंडीशन होती है नॉर्मली, 2 कंडीशन और एडिशनली जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब वो 6 कंडीशन क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। देखो, पहली बात, पहला एक्सेप्शन क्या है जरा देखिए, कि मतलब पुटेबल इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिस केस में अगर वो सारी कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ना होकर इक्विटी हो जाएगा। तो क्या एक्सेप्शन है? देखो, सबसे पहले, अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगा आपको। नंबर 1,
पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का राइट होना चाहिए प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट, यानी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का जो राइट है वो है सिर्फ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट का मतलब जो बचा हुआ है सिर्फ उसी में आपका राइट है, और आपको कोई भी अलग से कैश नहीं मिलने वाला। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो आपको वही राइट है जो बाकी ऑर्डिनरी शेयर्स को है, यानी सेम बिल्कुल। जैसे मैं कहता हूं एक कंपनी के पास 1 लाख तो ऐसे शेयर हैं जिनके पास कोई पुट नहीं है, और 20,000 ऐसे शेयर्स हैं जिनके पास पुट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन वो पुट ऑप्शन क्या है, उनको भी समझ लीजिए कि प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में ही हिस्सा है, तो पुट होते हुए भी नहीं पुट है, मतलब वो कैश डिमांड नहीं कर सकते, आपके पास लेकर नहीं जा सकते, वो लिक्विडेशन पर ही लेकर जा सकते हैं। यानी कंपनी जब लिक्विडेट होगी तभी वो लेकर जा सकते हैं कंपनी के पास, और उस केस में उनको कैश मिलेगा, और वो भी जो भी नेट एसेट होगी उसमें प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब जो भी नेट एसेट है वो 1,20,000 यूनिट में बांटी जाएगी, यानी 1,20,000 शेयर्स में बांटी जाएगी, चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले हो। मतलब इनको कोई और राइट नहीं है, इनको सिर्फ प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में ही राइट है। तो इनके पास पुट होते हुए भी नहीं पुट नहीं है, अगर देखा जाए तो बस खाली झुंझुना पकड़ाने के लिए पुट दे दिया, ठीक है। तो पुट होते हुए भी पुट नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन द पुट इंस्ट्रूमेंट होल्डर हैव राइट ओनली इन प्रोपोर्शनेट नेट एसेट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। तो फिर तो ये इक्विटी हो गया, ये क्या इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी कहां रहा, जो इनको राइट है वही इनको राइट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा, जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हैं वो विद इन मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में होने चाहिए। मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास मतलब सबसे बाद में उनको मिलेगा, यानी वो उस क्लास के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जब जो भी नेट एसेट होती है, यानी आपकी एसेट होती है उसमें से जब लायबिलिटी घटा देते हैं उसके बाद जो बचता है नेट एसेट, उस नेट एसेट के अंदर आपको हिस्सा मिलेगा। यानी मोस्ट सबऑर्डिनेट का मतलब है कि सबको देने के बाद जो बचेगा उसी में आपको हिस्सा मिलेगा। तो बताइए वो तो इक्विटी होता है, वो तो इक्विटी होता है, यानी कोई प्रायोरिटी नहीं है आपको कि आप पहले जाकर पैसे ले लो। ये सेकंड कंडीशन है, यानी पहले राइट टू प्रोपोर्शनेट नेट एसेट होगा और कोई प्रायोरिटी नहीं है कि किसी से पहले जाकर मिल जाएगा, यानी यू आर विद इन मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सबसे बाद में जो बचेगा वो प्रोपोर्शनेटली आपको मिल जाएगा। अब आपके पास अगर 10% हिस्सा है, टोटल जो भी यूनिट है, इक्विटी पुटेबल जो भी है, सब में आपका जो 10% हिस्सा है टोटल मिलाकर। अब जैसे ये देखिए 1 लाख ये और 20,000 ये, अब मैं कहता हूं टोटल कितना, टोटल है 1,20,000, तो 20,000 बटा 120, तो इसका मतलब आपके पास 1/6 हिस्सा है। तो जो भी नेट एसेट बचेगी उसमें 1/6 आपको मिल जाएगा, यानी you have a proportionate right in net asset or you are in class of most subordinate instrument। most subordinate का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सबसे बाद में जिसको बचेगा, यानी लायबिलिटी वगैरह को देने के बाद जो बचेगा वो आपको प्रोपोर्शनेट राइट है बाकी सबके साथ में। यू आर इन द क्लास ऑफ मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा है कि जो मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में हो लेकिन किसी को भी मतलब सबके फीचर जो होने चाहिए वो आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल फीचर क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल, यानी मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में जो भी इंस्ट्रूमेंट है सबके फीचर आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब किसी में कोई भेदभाव ना हो। आइडेंटिकल मतलब जैसे कि सबके वोटिंग राइट बराबर हो, सबके डिविडेंड राइट बराबर हो, सबके बोनस के राइट बराबर हो, सबके राइट इशू के राइट बराबर हो, मतलब जो भी कुछ हो सबका राइट बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्विटी शेयर है ए और एक इक्विटी शेयर है बी, अब एक को वोटिंग राइट ज्यादा है, एक को वोटिंग राइट कम है, तो इसका मतलब यहां पर भेदभाव है। फिर ये मोस्ट सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल फीचर नहीं है,
तो इसमें जिसको प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, और जिसको प्रायोरिटी नहीं है वो इक्विटी में जाएगा। चाहे वोटिंग राइट किसी के अलग अलग हो, ठीक है, चाहे डिविडेंड राइट अलग हो, या कोई भी ऐसा राइट जो एक को मिला हुआ है एक को नहीं मिला हुआ, तो इसका मतलब जिसको मिला हुआ है राइट वो प्रायोरिटी पे है, तो वो फिर इक्विटी में नहीं आएगा। यानी 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में हिस्सा हो, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में हो, ठीक है, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास वाले सारे इंस्ट्रूमेंट के फीचर आइडेंटिकल हो, यानी किसी में कोई भेदभाव ना हो, किसी को कोई प्रायोरिटी ना हो। समझ में आ गई बात? और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा क्या है? जो भी नेट एसेट है ना, नेट एसेट में जो आपके हिस्सा होगा ना, वो प्रॉफिट के बेसिस पर होना चाहिए, यानी प्रॉफिट लॉस जो एंटिटी कमाएगी, जो आपकी नेट एसेट में चेंजेस होंगे, जो फेयर वैल्यू में चेंजेस होंगे, इसकी वजह से जो भी आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी आपका हिस्सा जो होना चाहिए वो सिर्फ इसी जो आपने कमाया, जिसकी वजह से नेट एसेट बढ़ी, या नेट एसेट में कोई चेंजेस आए, या फेयर वैल्यू की वजह से नेट एसेट में कोई चेंजेस आए, सिर्फ उसी पर बेस्ड होना चाहिए आपका हिस्सा। ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल बात है भाई, आपको जो प्रॉफिट लॉस होगा उसी में तो हिस्सा मिलेगा, और तो कहीं से कुछ मिलेगा नहीं। तो ये तो चारों फीचर किसके हैं? चारों फीचर किसके हैं? इक्विटी के फीचर हैं। तो इक्विटी के फीचर ही पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर होना चाहिए। 4 तो ये हो गए इक्विटी के, 2 और एडिशनल इन्होंने डाल दिए। और 2 और एडिशनल क्या है? उसमें सबसे पहला यानी 5वां पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट है बच्चों किस चीज का? कि एंटिटी की कोई और ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में, यानी पुट इंस्ट्रूमेंट होल्डर के लिए कोई और ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। और ऑब्लिगेशन मतलब जैसे उनके पास पुट ऑप्शन है, उसके बाद एंटिटी ने यह भी बोल रखा है उनको कि हम तुमको अपने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी दे सकते हैं। तो यहां पर इसका मतलब आपको कुछ और बेनिफिट भी मिल सकता है। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन एंटिटी की नहीं होनी चाहिए पुटेबल शेयर होल्डर के पास। पुटेबल शेयर होल्डर के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो, समझे? एक तो ये हो गया कि मतलब दूसरों से अलग आपको कोई बेनिफिट ना हो। अब सबको प्रोपोर्शनेट क्या मिलेगा? सबको प्रोपोर्शनेट कैश मिलेगा। नेट एसेट में सबको प्रोपोर्शनेट कैश मिलेगा। अब एंटिटी ने बोल दिया भाई जिनके पास पुट है उनको हम वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स भी दे सकते हैं, तो इसका मतलब उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, उनको इक्विटी शेयर भी मिल सकते हैं, तो इसका मतलब फिर ये प्रायोरिटी में आ गए, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा। समझे? और छठा होता है, ये तो 5वां था, छठा होता है कि भाई देखो मोस्ट सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कि सबसे लास्ट में हो, सबसे लास्ट में, ठीक, सबको देने के बाद जो बचेगा, और सबके फीचर आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब किसी में कोई भेदभाव ना हो, यानी किसी को आप डिविडेंड ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये झोलझाल करने कंपनी ना कर पाए, इसके लिए 6th कंडीशन लाई गई। और 6th कंडीशन क्या है? वो कहते हैं हो सकता है कि ऊपर की 5 कंडीशन आपने पूरी कर दी, 5 मतलब प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में हिस्सा है, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में भी हो, ठीक है, सारे फीचर आइडेंटिकल हैं, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस नेट एसेट से लिंक्ड है, आपके जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है, कोई भी एंटिटी की अदर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। लेकिन आपने क्या करा? पुट इंस्ट्रूमेंट होल्डर के साथ एक कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके आप उनको बेनिफिट दे रहे हो, यानी प्रायोरिटी में कुछ बेनिफिट दे रहे हो। कैसे? जैसे आपने उनसे बोल दिया कि भाई देखो हमारी एसेट को तुम मैनेज करना, और तुम एसेट को मैनेज करोगे ना, उसके बदले में हम तुमको जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसका 40% देंगे। तुम हमारी एसेट को मैनेज करो, और इसके बदले में हम तुमको जो कंसिडरेशन पे करेंगे, तो जो हमारा प्रॉफिट अर्न होगा उसका 40% हम तुमको दे देंगे। जबकि पता चला कि अगर मार्केट में किसी और को हम अपॉइंट करते हैं अपनी एसेट को मैनेज करने के लिए, तो उसको जो हम प्रॉफिट का शेयर देंगे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 होगा, 10 के अंदर ही अंदर होगा, इससे ज्यादा तो कोई सवाल ही नहीं है। और आप कितना दे रहे हो? 40% दे रहे हो। तो स्टैंडर्ड यानी इंड एस कहता है भाई हम बेवकूफ थोड़ी हैं, तुमने सोचा कि तुम आइडेंटिकल फीचर रखो सबके, लेकिन उसके साथ आपने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बेनिफिट दे रहे हो, यानी प्रायोरिटी में दे रहे हो,
तो फिर ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी नहीं है, ये आपके क्या है, लायबिलिटी कहलाएंगे, क्योंकि आप प्रायोरिटी में उनको कुछ बेनिफिट दे रहे हो, आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहे हो। यानी आपने उस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशन नहीं लिखी ऐसे बेनिफिट की, लेकिन आप उसको सेपरेट बेनिफिट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा, समझे? तो यानी सारे रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। कहा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तभी होगा जब इक्विटी जैसा बिहेवियर होगा उसका। इक्विटी जैसा बिहेवियर कब होगा, यानी इक्विटी की क्या कंडीशंस होती हैं बताइए? इक्विटी की यही तो कंडीशन होती हैं कि भाई नंबर 1 आपका रेसिडुअल इंटरेस्ट में, मतलब जो रेसिडुअल इंटरेस्ट होना चाहिए यानी प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट होना चाहिए। नंबर 2 सबऑर्डिनेट, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में होना चाहिए। नंबर 3 सारे शेयर होल्डर के फीचर आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर भेदभाव है तो फिर कहां पर, फिर तो वो रेसिडुअल इंटरेस्ट कहां हुआ? प्रोपोर्शनेट शेयर में नेट एसेट, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में आपका शेयर कहां हुआ? ठीक है, फिर तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्रायोरिटी पर हो आप, तो जो भी प्रायोरिटी पर होगा उसके लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। समझ गए? ठीक है, तो क्या क्या, पहली बात प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में हिस्सा होना चाहिए, मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास में हो। नंबर 3 सारे सबऑर्डिनेट क्लास में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनका आइडेंटिकल फीचर होने चाहिए। जो भी अब बेनिफिट मिल रहे हैं यानी कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो प्रॉफिट, सॉरी, वो किस में होने चाहिए? वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर होना चाहिए। जो नेट एसेट में चेंजेस हुए हैं उस बेसिस पर होना चाहिए, और जो फेयर वैल्यू में चेंजेस हुए हैं, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड नेट एसेट हो, उसके बेसिस पर जो बेनिफिट है उसी के बेसिस पर आपका कैश फ्लो अराइज होना चाहिए। ये तो 4 जो है ये तो इक्विटी शेयर की ही क्या है, कंडीशंस है एक तरीके से, यानी इक्विटी की। और 2 एडिशनल है कि कंपनी कोई भी एडिशनल बेनिफिट ना दे रही हो, यानी कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट ना दे रही हो, कोई अदर बेनिफिट ना दे रही हो, और कोई एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके भी आप कोई बेनिफिट ना दे रहे हो। अब आपने क्या करा, उनको 40% तो दे दिया सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके, अब बचा 60%, वो बाकी सब में बटेगा, तो एक तरीके से आपने उनको प्रायोरिटी पर रख दिया ना। ठीक है, तो कहते हैं कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट जरा इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो जो एक्सेप्शन है। तो यहां लिखेंगे, आगे लिखेंगे बट following are exception for putable instrument पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। आगे लिखेंगे इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन पुटेबल इंस्ट्रूमेंट will be treated equity, will be treated equity. Number 1, have right only in proportionate net asset, proportionate net asset. Number 2, instrument must be within most subordinate class. Number 3, all instrument
in most subordinate class. Most subordinate class must have identical feature. Identical feature. No priority. To any instrument. ठीक है. नंबर 4, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो must be based on profit or loss, changes in net asset, रिकॉग्नाइज नेट एसेट लिखता हूं पहले, जो आपने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं नेट एसेट, उसमें जो चेंजेस होंगे, चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड नेट एसेट. मतलब नेट एसेट में देखिए जो चेंजेस होते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा आपको, यानी जो कैश फ्लो होना चाहिए वो किस पर बेस होना चाहिए, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो, जो नेट एसेट में जो रिकॉग्नाइज नेट एसेट है उसमें चेंजेस जो होगा उसमें आपका हिस्सा या कम होगा या बढ़ेगा, और जो फेयर वैल्यू में चेंजेस हो रहा है जैसे रिवैल्यूएशन वगैरह आप कर रहे हो नेट एसेट का, ठीक है, उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे उसका बेनिफिट या लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा. अच्छा, फिफ्थ, एंटिटी should not have any additional obligation for putable instrument either for cash or to issue variable number of shares. ऐसा कोई भी आपकी अदर ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नेट एसेट में प्रोपोर्शनेट हिस्सा है, उसके अलावा क्या आपने कहा हम तुमको अलग से कुछ कैश दे देंगे या कोई आपको अपने वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे देंगे तो फिर वो लायबिलिटी बन जाएगा. और सिक्स्थ, कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. there is no benefit to putable instrument holder by way of separate contract. ठीक है, क्या आपने उनको एसेट मैनेज करने के लिए दे दिया या कोई और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दे दिया, ठीक है, और उसमें जो उनको प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हो वो मार्केट टर्म से बिल्कुल सब्सटेंशियली डिफरेंट है. यानी इसी काम के लिए आप अगर इसी काम के लिए आप मार्केट में किसी को लेते
या मार्केट में से काम करवाते हैं ऐसे काम को सेपरेटली, तो आपको 5%, 10% ऐसा देना पड़ता है, और आप दे रहे हो उसको 50%, 60%, 40%, तो इसका मतलब सब्सटेंशियली डिफरेंट है। ठीक है, तो विच आर, यहां लिख देता हूं, विच आर सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम मार्केट टर्म्स। ठीक है जी, मार्केट टर्म से सब्सटेंशियल डिफरेंट है। मार्केट में रेट चल रहा है 5%, 10% प्रॉफिट का, कोई भी काम आपने करवा रहे हो, अगर आप पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर से सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, आप उनसे कोई भी एसेट मैनेज करवा रहे हो या कोई भी काम करवा रहे हो, उनको दे रहे हो 50% हिस्सा, जबकि मार्केट में उसी काम का 5 से 10% जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सेपरेटली स्टैंडर्ड को धोखा देने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड कहता है ये नहीं चलेगा। बोलो जी। समझ में आ गई बात? तो ये थे हमारे पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। आइए जरा इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं पहले, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। पहला सवाल देखो, एबीसी लिमिटेड हैज टू क्लास ऑफ पुटेबल शेयर्स, क्लास ए शेयर्स एंड क्लास बी शेयर्स। On liquidation, Class B shareholder are entitled to a pro rata share of entity's residual asset up to a maximum of 1 lakh, 10 lakh, 10 lakh. There is no limit to right of the Class A shareholder to share in the residual asset on liquidation. Examine the nature of the financial instrument. एक बात बताइए, जो क्लास बी हैं उनको बोला गया तुमको नेट एसेट में प्रोपोर्शनेट हिस्सा तो है, लेकिन सिर्फ 10 लाख तक, 10 लाख तक। जैसे मान लीजिए नेट एसेट में जब इनका प्रोपोर्शनेट हिस्सा निकाला तो आया 6 लाख, तो इनको 6 लाख मिल जाएगा, लेकिन इनका हिस्सा आया 12 लाख, तो इनको 10 लाख ही मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इनका प्रोपोर्शनेट शेयर कहां है, आपने एक कैप लगा दिया। तो जो बी क्लास ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाएंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि देखिए यहां पर प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में हिस्सा नहीं है इनका। जो ए क्लास के हैं वो, उनके कोई ऐसी लिमिट नहीं है, तो वो आपके मोस्ट सबऑर्डिनेट में आ जाएंगे। ये मोस्ट सबऑर्डिनेट में नहीं है, इनको पहले पैसे मिल जाएंगे और 10 लाख तक मिलेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो सब ए को मिलेगा। तो मोस्ट सबऑर्डिनेट में यहां पर कौन है, ए, बी नहीं है, क्योंकि एक कैप लगा दिया आपने, इतने तक मिलेगा आपको। अब बताइए, इसका मतलब देखो, जब रेसिडुअल शेयर की जब बात आती है तो वो तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसमें कैप कहां है? यहां पर तो कैप लगा दी, मैक्सिमम आपको यानी अप टू 10 लाख तक मिलेगा बस, उसके बाद नहीं मिलेगा। यानी नेट एसेट में आपको 10 लाख तक की नेट एसेट में आपको प्रोपोर्शनेट हिस्सा मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, ये मतलब है। यानी ये कैप लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका हो गया फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी बी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ए फाइनेंशियल एसेट होगा, सॉरी बी फाइनेंशियल लायबिलिटी है और ए इक्विटी होगा। 12 नंबर देखो, म्यूचुअल फंड एक्स हैज इन्वेस्टमेंट मैनेजर वाई, यानी एक म्यूचुअल फंड एक्स है जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वाई। एट द इंसेप्शन ऑफ द फंड वाई हैड इन्वेस्टेड ए नॉमिनल और टोकन अमाउंट इन यूनिट ऑफ एक्स, यानी वाई ने कुछ फंड इन्वेस्ट किया है। Such unit rank last for repayment in the event of liquidation. Accordingly, they constitute the most subordinate class of the instrument. Examine the nature of the financial instrument. तो देखिए x के पास, y के पास जो है वो आपका इक्विटी कहलाएगा, क्योंकि वो मोस्ट सबऑर्डिनेट है, जो बचा हुआ है वही मिलेगा उसका, उसके ऊपर जो भी होंगे वो सब फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। मतलब क्योंकि देखिए मोस्ट सबऑर्डिनेट कौन है, सिर्फ एक्स ने जो यूनिट खरीदे हैं वो मोस्ट सबऑर्डिनेट है, यानी उससे पहले जो भी हैं वो उसकी प्रायोरिटी में है, तो वो सब फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, और एक्स वाला जो होगा, वाई वाला जो होगा वो फाइनेंशियल मतलब इक्विटी में आ जाएगा। एक्स वाला इक्विटी में, वाई वाला जो एक्स तो म्यूचुअल फंड का नाम है, वाई ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है,
तो वाई के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो मोस्ट सबऑर्डिनेट में आते हैं और उसको सबसे बाद में मिलेगा। यानी इसका मतलब ये उससे पहले जितने भी होंगे उनको उससे पहले मिलेगा, वाई से पहले सबको मिल जाएगा, सबसे बाद में वाई को मिलेगा। तो वाई से पहले जो भी हैं वो सब फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा और वाई जो है वो इक्विटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, T Motors Limited has issued puttable ordinary share and puttable A ordinary shares, whereby holder of ordinary shares are entitled to 1 vote per share, whereas holder of A ordinary share are not entitled to any voting right. देखिए यहाँ पर identical feature नहीं है। The holder of 2 class of share are equally entitled to receive share in the net asset upon liquidation. Examine whether the financial instrument will be classified. देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए identical feature नहीं है, तो जिसको प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में आएगा, जिसको प्रायोरिटी नहीं है वो इक्विटी में चला जाएगा। समझ गए? तो यहां पर देखिए किसको वोट है, एक वोट किसको मिल रहा है, ए को एक वोट है, दूसरे वालों को वोट नहीं है। तो जो मोस्ट सबऑर्डिनेट की कैटेगरी में है वो दूसरे वाले हो जाएंगे, ए को प्रायोरिटी है वोट की, तो ए का जो भी पेबल होगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। समझे? उसको जिसको प्रायोरिटी होगी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में हो जाएगा, मोस्ट सबऑर्डिनेट में नहीं आएगा। भले ही एक जैसे हो लेकिन अगर कुछ भी भेदभाव हो गया तो जिसको प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में चला जाएगा, जिसको प्रायोरिटी नहीं है वो नीचे रह जाएगा। समझे? अब देखिए मान लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है और इसके ये इसमें दे रखा है, एक है ए पुटेबल और एक है अदर। अब इसके अलावा मान लीजिए और भी हैं, ठीक, और भी हैं। अब ये तो देखिए सीधा सीधा फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब ये जो ये दोनों रह गए, अब इनमें से मान लीजिए अगर इनके फीचर भी अलग अलग हैं, इन दोनों के फीचर अगर अलग अलग हैं तब तो इसमें देखेंगे इनमें प्रायोरिटी किसका है। अगर इसका प्रायोरिटी हुआ तो ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इनके फीचर आइडेंटिकल हैं तो फिर ये इक्विटी में चला जाएगा। अब इसमें जो आंसर दे रखा है इंस्टीट्यूट का जो आंसर है वो ये कहता है कि दोनों ही ए और अदर जो हैं दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैसे देखिए अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला इक्विटी होगा और ये वाला फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। जिसको प्रायोरिटी है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी, बाकी जो है वो इक्विटी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों के अलावा है, इन दोनों के अलावा है, और जब इन दोनों के अलावा है बाकी और भी इंस्ट्रूमेंट है और वो मोस्ट सबऑर्डिनेट है तो इस केस का मतलब वो इक्विटी होंगे और ये दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर इन दोनों का कंपैरिजन करी जाए तो जिसको प्रायोरिटी है, जिसको वोटिंग राइट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी, बाकी दूसरा वाला इक्विटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। उसके बाद में है 14 क्वेश्चन। एस लिमिटेड इशूड ए क्लास ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट शेयर ऑफ टी लिमिटेड बिसाइड द पुट ऑप्शन, besides the put option which is consistent with other class of ordinary share. T Limited also entitled to convert the class of ordinary share held by it into equity instrument of S Limited whose number will vary as per the market value of S Limited. देखो इनको एडिशनल बेनिफिट भी दे रखा है मतलब और अदर ऑब्लिगेशन भी है। मतलब जो पुट ऑप्शन है उसके अलावा इनको ये इंटाइटल हैं अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाएंगे वो नंबर वेरी होंगे, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में इनके ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो फिर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि देखा कि कोई अदर ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। समझे? ठीक है, आगे अब पढ़ लेना, इन सबको पढ़ लेना बस। P Limited has issued puttable ordinary share Q Limited share of Q Limited. Q Limited has also entered into an asset management contract with P Limited whereby Q Limited is entitled to 50% profit of P Limited. Normal commercial term for similar contract will entitle the service provider to only 4 से 6%. बताइए, आपने इनको एसेट मैनेज करने के लिए दे दिया, यानी पुटेबल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास, उन्हीं को एसेट मैनेजमेंट करने के लिए दे दिया और कहते हैं उसको 50% आपको प्रॉफिट का मिलेगा, जबकि मार्केट में यही 4 से 6% पर होता है। तो इसका मतलब ये बेटा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको बेनिफिट दे रहे हो, तो ये मोस्ट सबऑर्डिनेट की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। यानी आपको मोस्ट सबऑर्डिनेट में है लेकिन अलग से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हो, तो फीचर आइडेंटिकल कहां रहे? ठीक, अगर आप उनको 4 से 6% ही देते, चलिए मान लीजिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मार्केट से करवाते तो इनसे करवा रहे हो, लेकिन आप इनको 50% दे रहे हो जबकि मार्केट से करवाते तो 4 से 6%, तो आप इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो आप। समझे? तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। चलिए
तो ये हो गया आपका, ये पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक, चलो जी। तो अभी ये थ्योरी का पोर्शन हम यहीं पर अब होल्ड करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो करेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद कुछ और थ्योरी के पॉइंट रह गए हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। अभी इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।